सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन की यूनिट 4। तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने वन शॉट के अंदर पूरा सिलेबस और जितने भी उसके पीवाईक्यू उससे उसके सॉल्यूशन देखे थे। आज ऐसे ही हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करेंगे। यूनिट 4 का हमारा नाम है टेक्नोलॉजी 1 एंड्रॉइड। ठीक है, मतलब हम एंड्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एंड्रॉइड के जो एप्लीकेशन है वो डिजाइन किए जाते हैं, कैसे कैसे हम दूसरे फीचर्स को एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो को जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे सेटअप किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, उनके आगे ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा परसिस्टिंग डेटा यूजिंग एसक्यूएल लाइट 2 बार पूछा गया है, और यूजिंग गूगल मैप्स जीपीएस एंड वाईफाई 5 बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस ये काम कर दो यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपको नोटिफाई हो जाए इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ठीक है, और आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो multiitems.com। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड एंड एस्टेब्लिशिंग द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब एंड्रॉइड है क्या? देखो, एंड्रॉइड सबको पता है। आपके अगर आप iOS यूज नहीं करते, आप एंड्रॉइड यूज करते हो, तो आपको पता होगा कि भाई एंड्रॉइड क्या है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कि उसका जो कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ओपन सोर्स है, उसे डेवलपर जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। डेवलप बाय गूगल, मतलब यहाँ पे जो इसे फाउंड किया था, डेवलप किया था, वो तो एंडी रोबिन ने किया था। तो उन्होंने 2003 में किया था। 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर कर लिया था, और सबको पता है कि भाई गूगल की कंपनी है एंड्रॉइड। ठीक है, यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड मोर, बहुत सारे डिवाइसेस में हमारा जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज होता है, सबको पता है। ठीक है, इट्स ओपन सोर्स नेचर अलोज डेवलपर टू कस्टमाइज इट, मेकिंग इट पॉपुलर फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल स्क्रीन के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस के लिए, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के लिए जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे कस्टमाइज किया जाता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्यों भाई एंड्रॉयड। वैसे मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ डिवाइसेस पर रन करता है, चाहे वो सैमसंग हो, एक्सियोमी हो, वन प्लस हो, इन सब पे आपका जो एंड्रॉयड है वही काम कर रहा है। और ओप्पो, वीवो, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्स विया द गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन बड़े भरे पड़े हैं। ठीक है, यूजेस लैंग्वेजेस लाइक कॉटलिन, अब कॉटलिन यूज होने लगी है। जावा पहले यूज होती थी ट्रेडिशनली, बट अब भी जावा यूज होती है। बट अब मॉडर्न टाइम पे कॉटलिन यूज होने लगी है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। इतना क्लियर है, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, establishing the development environment to build Android app, you need to set up like a kitchen before cooking। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको एक डेवलपमेंट सेटअप करना पड़ता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि आप जब कोड करते हो ना, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, तो आपको वीएस कोड के अंदर एक वीएस कोड को सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए कंपाइलर लाना पड़ता है। तो देखो, ऐसे ही इसके अंदर भी ना हमें एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है, आईडीई बनानी पड़ती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब वो क्या है, इसके अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो है बेसिकली। ठीक है, इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, जाकर गूगल पे क्या करना है, डायरेक्टली सर्च करना है एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड, तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा वहीं से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर द मेन, ये क्या है, हमारा एक मेन टूल है, आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, डीबगर मिल जाएगा, स्क्रीन में ये आपको, वहां पर आप कोड लिख सकते हो, आपको अलग अलग एपीआई, एसडीके, ये सारी चीजें यूज करने को मिल जाएंगी, और आपको एमुलेटर मिल जाएगा जिससे पे आप टेस्ट कर सकते हो अपनी स्क्रीन को। तो सारी चीजें एंड्रॉइड के अंदर मिल जाती है। इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है, कि एक ही जगह पे वन प्लेस पे सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, और आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, हमने डाउनलोड कर लिया। फिर आपको क्या करना है, एसडीके को सेटअप करना है। ठीक है, अब अगर आपको कोडिंग करनी है तो भाई आपको ऐसा भी तो कुछ चाहिए जो कि कंप्यूटर को भाई समझा पाए कि कॉटलिन क्या होती है, जावा क्या होती है। उससे कोड को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारा जेडीके आता है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये हमारा क्लियर है, ये आपको सेटअप करना होता है। और अगर आप जैसे कि अब तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करोगे ना, तो उसके साथ ही वो सेटअप होकर ही आता है, तो आपको जरूरत नहीं होती उसे सेटअप करने की। ठीक है, इसलिए हम स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटअप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फ़िगर एंड्रॉइड एसडी। ठीक है, आपको कौन कौन से टूल्स की, लाइब्रेरीज की, एपीआई की इनकी जरूरत है, वो आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आपको बस जस्ट सेलेक्ट करना होता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कि आपको कौन सा एंड्रॉइड यूज कर रहे हो। आप एंड्रॉइड 10 पे काम करने वाले हो, आप एंड्रॉइड 14 पे काम करने वाले हो, तो आपको उस हिसाब से टूल्स, लाइब्रेरीज, एपीआई वो मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको जीपीएस के लिए कोई टूल्स चाहिए, ठीक है, एपीआई चाहिए, या फिर आपको नेटवर्किंग के लिए, लाइक कैमरा यूज करने के लिए, तो इन सब के लिए कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा क्रिएट एमुलेटर और कनेक्ट डिवाइस। ठीक है, आप डायरेक्टली, आपको राइट स्क्रीन पे एमुलेटर या तो आप क्रिएट कर लो, ठीक है, या तो आप क्या करो, डायरेक्टली वहां पे लिखा आता है यूएसबी डिबगर करके, तो उसको सिलेक्ट करके आप यूएसबी से अपने डिवाइस को, रियल डिवाइस को कनेक्ट कर लो और उस पर टेस्ट कर लो। ठीक है, दोनों ही आप मतलब चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सेटअप डिपेंडेंसीज। ठीक है, आपको यहाँ पर ग्रेजुअल का यूज करना पड़ेगा, जो कि एक बिल्डिंग टूल्स है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइब्रेरीज वगैरह को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने नेटवर्किंग के लिए कोई ऐड कर दी, ठीक है, तो आप डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने डिपेंडेंसी लाइक पढ़ी होगी, मतलब आपने अगर डेवलप किया थोड़ा बहुत भी वेब डेवलपमेंट में या फिर एंड्रॉइड में, तो आपने डिपेंडेंसी पढ़ी होगी, आपको वो ऐड करनी होती है बिफोर यूजिंग द लाइब्रेरीज। ठीक है, अब हमारा पीवाईक्यू में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इन एनहेंसिंग डेवलपर प्रोडक्टिविटी। अब देखो, सारी चीजें आप अलग अलग जाके ढूंढोगे तो वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या ही मिलेगी। ठीक है, बट एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको क्या मिलता है, सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती है, तो डेवलपर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको इसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करके बताना है। ठीक है, तो देखो, द एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंक्लूड टूल्स लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, जेडीके, एंड्रॉइड एसडीके, एमुलेटर्स विच हेल्प डेवलपर क्रिएट, टेस्ट एंड डेप्लॉय एप्स। ठीक है, यहाँ पर आप एक ही जगह पे कोड को अपने को क्रिएट करते हो, टेस्ट करते हो, और फिर आप डिप्लॉय भी कर सकते हो एप्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। अभी हमने स्टेप के अंदर पढ़ा था, वो तो मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ये एनहेंस करता है, इसका रोल क्या है एनहेंस करने में प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको कोड एडिटर मिल गया, डिबगर मिल गया, यूआई डिजाइनर मिल गया। यूआई डिजाइनर में क्या होता है, आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिना कोडिंग के कर सकते हो यूआई को डिजाइन। ठीक है, आपको एमुलेटर मिल गया, ठीक है, मतलब आप टेस्टिंग के लिए एमुलेटर, आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका टाइम को बचाता है, टास्क को कंबाइन करने करने के साथ साथ। ठीक है, मतलब आपके टास्क को आप कंबाइन कर लेते हो सबको, तो आपका जो टाइम है वो बच जाता है। ठीक है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि डेवलपर डिजाइनर लॉग इन स्क्रीन विजुअली, ठीक है, रिड्यूसिंग कोडिंग टाइम, बिना कोडिंग के आप मतलब उसे डिजाइन कर सकते हो। तो ये क्लियर होगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ ना आई हो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंड्रॉइड एसडीके एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, अब कैसे प्रोडक्टिविटी देखो, एक तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट से बढ़ गई, दूसरी आपका एसडीके एंड लाइब्रेरीज आपको मिल गई एंड्रॉइड की, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई। ठीक है, आपको मतलब एकदम स्क्रैच से कोड नहीं लिखना पड़ रहा, आप डायरेक्टली एपीआई को यूज कर रहे हो, जीपीएस के लिए, कैमरा के लिए, नेटवर्किंग के लिए। और जैसे कि हमारा जेटपैक एक हमारे लाइब्रेरीज है, ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हो अपने टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलपर्स कोड को रीयूज करते हैं और राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड्रॉइड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उससे आप डायरेक्टली अपने कोड, अपने जो ऐप है उसके अंदर यूज कर लेते हो, आप उसे स्क्रैच से नहीं लिखते। ठीक है, फिर आता है हमारा एमुलेटर एंड डिवाइस टेस्टिंग। आप डायरेक्टली वहीं पर वर्चुअल डिवाइसेस को मिमिक रियल फोन, वहां पे एक आपका एमुलेटर मिल जाता है, आपको वर्चुअल डिवाइसेस मिल जाते हैं जहां पर आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, एमुलेटर जो है थोड़े से स्लो होते हैं, तो अगर आप रियल डिवाइस पे टेस्ट करोगे तो वो अलग ही बात होती है। ठीक है, अलो टेस्टिंग विदाउट फिजिकल डिवाइसेस सेविंग कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है डिवाइस की वो, और आपका जो टाइम है, ठीक है, वो बचाता है अगर आप एमुलेटर पे यूज करते हो टेस्टिंग वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिबगिंग एंड प्रोफाइलिंग टूल्स। अब देखो, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आपके कोड को चेक करते हैं। अगर कोई भी एरर होता है तो वहां पे अलग कलर की अंडरलाइन हो जाती है, या फिर आपको लिख कर आ जाता है कि भाई ये गलत है, एरर है, तो वहां पे क्या हो जाता है, डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और आपका जो प्रोफाइलिंग टूल्स हैं वो आपकी मेमोरी यूजेज, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितना कैसे परफॉर्मेंस है, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को कौन देखता है, प्रोफाइलिंग टूल्स देखते हैं। तो ये डिबगर क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं एरर को फिक्स करने में क्विकली एंड एंश्योरिंग रिलायबल एप्स। ठीक है, तो आपका ऐप बिना क्रैश के काम कर सका है, इसे एंश्योर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे मतलब, ये क्यों हमारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ तक हमने अभी एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सब अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, ठीक है। देखो, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है वैसे ही हमारा एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एंड्रॉयड आर्किटेक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, कि मतलब आपको एक स्ट्रक्चर पता चलेगा कि कैसे काम करता है, ठीक है, एंड्रॉयड, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही रैंडमली काम कर रहा है, उसकी लेयर्स हैं, ठीक है, कुछ लेयर्स डिफाइन है जिसके अंदर वो काम करता है, और लेवल्स कैसे कैसे इंक्रीज होते हैं कैसे डिक्रीज होते हैं वो हम देखेंगे। लाइक द लेयर्स ऑफ केक, जैसे केक के अंदर लेयर होती है, ठीक है। इट डिफाइंस हाउ ऐप इंटरेक्ट विद द सिस्टम, हार्डवेयर एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपको जो आपका आर्किटेक्चर है वो बताता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे हार्डवेयर से, ठीक है, सिस्टम से और सर्विसेज से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प डेवलपर्स बिल्ड ऐप दैट यूज एंड्रॉइड फीचर इफेक्टिवली। अगर जो डेवलपर बिल्ड कर रहा है एप्लीकेशंस को, अगर उसे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के बारे में पता होगा तो वो इफेक्टिवली ऐसे फीचर्स को ऐड कर पाएगा एंड्रॉइड के अंदर जो कि काफी अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं इसके आर्किटेक्चर की तरफ। तो हमारी 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमारी जो लेयर होती है वो होती है हमारी लिनक्स कर्नल, ठीक है। ये हमारी सबसे बॉटम लेयर होती है और इंटरेक्टिंग विद हार्डवेयर, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रही होती है, जैसे कि कैमरा से, वाईफाई से, ठीक है। इट मैनेज मेमोरी ड्राइवर्स एंड पावर, ठीक है। इन सब चीजों को कौन मैनेज करता है, लिनक्स कर्नल मैनेज मैनेज करता है। आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उसके जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर भी लिनक्स कर्नल आता है, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर। अब एक हमारी ये बिल्कुल थिन लेयर होती है जो कि कनेक्ट करती है कर्नल को, और ये जो नीचे ऊपर की हायर लेवल होती है उनको, ये हमारा बॉटम लेयर हो गया, उसके ऊपर ये आया, देन उसके ऊपर ये आया, ठीक है। तो ये जो हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर होती है ये काफी एक पतली सी लेयर होती है जो कि लिनक्स कर्नल को और ये ऊपर के जो हमारी लेयर्स हैं उन्हें क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक आपको स्टैंडर्डाइजिंग हार्डवेयर एक्सेस देती है, ठीक है, जिससे कि हर कोई हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए इजीली, ठीक है, स्टैंडर्डाइज कर देती है उसे, ठीक है। किसी को चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एंड्रॉइड रन टाइम एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। एंड्रॉइड रन टाइम को आर्ट कहा जाता है और लाइब्रेरीज, ठीक है। फिर ये हमारा नेक्स्ट लेयर आ गया। अब आर्ट के अंदर क्या होता है, ये हमारे एप्लीकेशन को रन कराता है, ठीक है। एंड्रॉइड रन टाइम जो इन्वायरमेंट है वो एप्लीकेशन को क्या कराता है, रन कराता है। ये कोड को कंपाइल करता है टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जिससे कि जो कंप्यूटर है उसे समझ में आ पाए कि भाई हमारा जो कोड है वो लिखा क्या गया है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है उसे तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसे तो मशीन लेवल लैंग्वेज समझ में आती है, तो उसके अंदर कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है हमारा आर्ट, ठीक है, एंड्रॉइड रन टाइम। और लाइब्रेरीज हमारी कुछ टूल्स होती हैं, जैसे कि ग्राफिक्स के लिए आप ओपन जीएल का यूज करते हो, मीडिया के लिए आप मीडिया प्लेयर का यूज करते हो, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल लाइट का यूज करते हो। ये हमारे कुछ टूल्स होते हैं जो कि इजी बनाते हैं इन सारी चीजों को यूज करना, ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआईज मिल जाती हैं डेवलपर्स के लिए, ठीक है, जैसे कि आप जीपीएस के लिए किसी लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो, आप अपने कैमरा को यूज करने के लिए किसी लाइब्रेरी का एपीआई का यूज कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप किसी इंफॉर्मेशन को कहीं आप बाहर से ला रहे हो, सर्वर साइड एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप एपीआई का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी हमारी एपीआई यूज होती हैं जिसे हम एप्लीकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, इस लेयर के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। अब जो हमारी टॉप लेयर होती है जो कि यूआई जो यूजर को दिख रहा है, जैसे कि व्हाट्सअप यूजर को दिख रहा है, ठीक है, तो वो हमारा लास्ट लेयर होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहला लिनक्स, देन हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर, देन एंड्रॉइड रन टाइम एंड लाइब्रेरीज, देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, देन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारी 5 लेयर होती है जिससे हमारा एंड्रॉइड आर्किटेक्चर पूरा बनता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको ये तो समझाकर आना ही है, फिर आपको ये जो डायग्राम है ना, ऐसे एंड्रॉइड आर्किटेक्चर देन लेयर्स आपको ऐसे दिखानी है, ठीक है। ये हमारी सबसे बॉटम लेयर है, देन इसके अप जाते रहते हैं, ये हमारी ऊपर की हायर लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है बहुत अच्छे से। ये आपको डायग्राम बनाकर आना है, थोड़ा बड़ा सा बनाकर आना, मैंने यहाँ पे छोटा बनाया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके रिलेटेड जो हमारा पीवाई क्यू आया हुआ है 10 मार्क्स में, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये 10 मार्क्स में आया था कि राइट हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें यहाँ पर हिस्ट्री बतानी है। यहाँ पर मैं आपको एंड्रॉइड आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ये आपको समझाकर आ जाना है, और हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ वो लिख कर आनी है, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ नहीं है, 2003 में एंड्रॉइड जो आईएनसी जो हमारा फाउंडेड हुआ था
एंडी रॉबिन ने किया था। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंड्रॉइड को किसने फाउंड किया था, एंडी रॉबिन ने किया था। फिर 2005 में गूगल ने एक्वायर कर लिया एंड्रॉइड को, और 2008 में फर्स्ट एंड्रॉइड फोन लॉन्च किया एट HTC ड्रीम कंपनी ने। ठीक है, जिसके अंदर एंड्रॉइड 1.0 था। ठीक है, फिर हमारा आया 2010 से लेके 2013 तक बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिली एंड्रॉइड के अंदर, जहां पर जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच एंड जेली बीन ऐसे कुछ आपको जो वर्जन से एंड्रॉइड के देखने को मिले, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुए और काफी अच्छे उसके अंदर फीचर्स थे, जिसके वजह से उसे रैपिड ग्रोथ मिली। ठीक है, फिर 2014 से 2019 में हमारे मॉडर्न वर्जन इंक्लूड हुए, जो कि आपने भी यूज किए होंगे, लाइक लॉलीपॉप 5.0, मार्शमैलो 6.0 एंड पाई 9.0, एडेड फीचर्स लाइक डिजाइन, बेटर सिक्योरिटी। ठीक है, ये मतलब इसके अंदर जो सिक्योरिटी थी उसे और इंक्रीज किया गया, मटेरियल डिजाइन लाई गई। ठीक है, और डिजाइन को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव किया गया। ठीक है, ये हमारे कुछ मॉडर्न वर्जन है, जिसकी वजह से जो एंड्रॉयड है आज के टाइम पे इतना ज्यादा compete कर पाता है iOS वगैरह से। ठीक है, तो इस वजह से ये सबसे अच्छे जो मॉडर्न वर्जन से वो थे। फिर हमारा 2020 से लेके 2025 तक हमारे जो एंड्रॉयड पावर्स ओवर 70% ऑफ स्मार्टफोन ग्लोबली। ठीक है, मतलब पूरे ग्लोबल दुनिया के अंदर 70% ऑफ स्मार्टफोन्स के अंदर एंड्रॉयड आ चुका था। ठीक है, सपोर्ट डाइवर्स डिवाइसेस एंड इज ओपन सोर्स एनकरेजिंग इनोवेशन। ठीक है, अब एंड्रॉयड हमारा ओपन सोर्स है, तो जिसकी वजह से इनोवेशन काफी इजी हो जाता है। ठीक है, और कस्टमाइजेशन इसके अंदर होता रहता है। ऐसे आपको हिस्ट्री बता गया नहीं, काफी इजी सी हिस्ट्री आपको पढ़ गई समझ में आ जाएगी। और फिर हमारा आपको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को समझाना था। ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक्टिविटीज एंड व्यूज। ठीक है, अब एक्टिविटीज क्या होती है, व्यूज क्या होते हैं हमारे एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो देखो सीधी बात बताता हूँ आपको, जो स्क्रीन होती है ना हमारी, जैसे कि आपके पास फोन है। ठीक है, उस फोन के अंदर जो आपकी पूरी स्क्रीन है, वो तो आपकी एक्टिविटीज है। ठीक है, जैसे कि आप व्हाट्सअप आपने ओपन किया, डायरेक्टली आपको पूरा चैट सेक्शन मिलता है कि एक ऊपर आपके किसी ने चैट किया है, नीचे ठीक है वो आपको पूरा चैट सेक्शन मिलता है। वो आपका क्या है, पूरा एक एक्टिविटीज है। ठीक है, और नीचे आपको ऐसे बटन मिलते हैं कि यहाँ पे चैट है, देन आपका स्टेटस है, देन यहाँ पर आपकी कॉल्स हैं, तो आपको ऐसे सेक्शन मिलते हैं। तो वो पूरा क्या है, एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक सिंगल स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। अब उस स्क्रीन के अंदर हमारे बहुत सारे बटन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक चैट का पूरा एक बटन है। ठीक है, फिर आपका दूसरा एक चैट का बटन है, फिर आपका एक स्टेटस का बटन है। अब ये जो बटन्स होते हैं ना, ये हमारे होते हैं व्यूज। ठीक है, इतना बस समझ में आ जाओ कि पूरी स्क्रीन जो होती है वो होती है एक्टिविटी, और जो बटन्स होते हैं वो हमारी होती है व्यूज। ठीक है, मतलब कि जिससे मिलकर हमारी एक्टिविटी बन रही है वो व्यूज होते हैं। ठीक है, an activity is a single screen in an Android app, like a page in a book. ठीक है, it's where user interact with the app, like login screen, home screen। ये जैसे कि आपने देखा होगा ना, डायरेक्टली आप किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हो तो आपको सबसे पहले वहां पर लॉगिन स्क्रीन मिलती है। ठीक है, तो वो एक हमारी एक्टिविटी हो गई। फिर जैसे ही आप लॉगिन करते हो, ठीक है, फिर आपको एक और स्क्रीन मिलती है, होम स्क्रीन, जो कि आपकी दूसरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन अलग अलग होती है, ऐसी एक्टिविटी चेंज होती है। ईच एक्टिविटी हैज अ यूआई एंड हैंडल्स यूजर एक्शन। ठीक है, हर एक एक्टिविटी के पास अपना यूजर इंटरफेस होता है, और उसके पास कुछ ऐसे यूजर हैंडल, मतलब कि यूजर ने अगर कोई एक्शन किया तो वो उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर है, इसका रोल क्या है, ये मैनेज करती है लाइफ साइकिल एंड यूआई कंपोनेंट्स को। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि आप एक मैसेजिंग ऐप के अंदर एक एक्टिविटी आपको दिख रही होती है चैट लिस्ट की, दूसरी आपको दिख रही होती है कि कन्वर्सेशन की, कि आप डायरेक्टली किसी पे अगर क्लिक करते हो तो उसके साथ आपने क्या क्या बंदे के साथ चैट करी है वो आपको दिखती है, तो वो एक अलग एक्टिविटी है। ठीक है, मल्टीपल स्क्रीन को हम एक्टिविटी कह रहे हैं। ठीक है, जो अलग अलग पेजेस हैं उनको हम एक्टिविटी कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यूज। व्यूज आर यूआई एलिमेंट लाइक बटन्स, टेक्स्ट फील्ड और इमेजेस, लाइक डेकोरेशन ऑन अ पेज। जितना भी पेज का आपको कंटेंट दिख रहा है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो बटन हो, चाहे वो इनपुट फील्ड हो, ये सारी चीजें क्या है, हमारे व्यूज है। ठीक है, देयर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्टिविटीज यूआई। ठीक है, मतलब कि पूरी जो स्क्रीन है वो व्यू से ही तो मिलकर बनी होती है, तो इसके लिए कहा गया है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक्टिविटी के वो हमारे व्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर टाइप्स होते हैं हमारे अलग अलग, कि आपका कोई टेक्स्ट व्यू है जहां पर आपको डिस्प्ले टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, एक आपका बटन होता है जिसमें आपको बटन दिखते हैं, एक आपका इमेज व्यू होता है जिसके अंदर इमेजेस दिखते हैं, एक आपको एडिट टेक्स्ट मिल जाता है जहां पर आप इनपुट कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, या फिर एडिट कर सकते हो। ये हमारे टाइप्स होते हैं व्यूज के। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर लेआउट्स भी होते हैं कि आपको व्यूज को किस तरीके से अरेंज करना है, लाइक आपको लीनियरली अरेंज करना है, रैंडमली अरेंज करना है, वो सारी चीजें लेआउट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो एक्टिविटी होस्ट है लेआउट, ठीक है, जो हमारी
एक्टिविटी होती है वो हमारे जो व्यूज के लेआउट है उसको होस्ट करती है, ठीक है। मतलब कि एक्टिविटी है उसके ऊपर ही तो हमारे पूरे पूरा व्यूज होता है, ठीक है। तो वो हमारे एक्सएमएल फाइल के अंदर होता है जो लेआउट है, ठीक है, कंटेनिंग व्यूज, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे व्यूज हैं। डेवलपर डिफाइन द यूआई इन एक्सएमएल एंड हैंडल इंटरेक्शन इन कोटलिन एंड जावा। अब हमारा जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो जो यूआई है, जो पूरा यूजर इंटरफेस है, लाइक व्यूज है, एक्टिविटीज है, उन सबको किसके अंदर लिखा जाता है? एक्सएमएल के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, एक्सएमएल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। लेकिन अब हमारा जो, जैसे कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया, तो उस पे कौन सा इवेंट होगा, ठीक है, उस पे इंटरेक्शन यूजर का कैसे होने वाला है। जैसे कि आपने किसी चैट पे ऐसे कॉल बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक कॉलिंग के लिए साइन बना हुआ है, आपने उसमें क्लिक किया तो आपकी कॉल लगनी चाहिए। तो ये जो यूआई है वो तो लिखा हुआ है एक्सएमएल के अंदर, लेकिन आप जब उसपे क्लिक करते हो कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसका जो लॉजिक है वो हमारा लिखा गया है कोटलिन के अंदर या फिर जावा के अंदर। क्लियर हो गया होगा आई होप आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेक्टिंग विद यूआई। अब आप कैसे यूआई के साथ इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद द यूआई मींस हैंडलिंग यूजर एक्शन लाइक क्लिक, स्वैप और टाइपिंग, ठीक है। ये जो सारे यूजर एक्शन है इनको आप कैसे हैंडल करते हो, उसी को हम कहते हैं इंटरेक्टिंग विद यूआई, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर जो है वो हम यूज करते हैं इवेंट लिसनर्स का टू डिटेक्ट दीज एक्शन एंड रिस्पॉन्ड, कि कौन सा एक्शन हुआ है, टच किया है, ठीक है, या फिर स्वैप किया है, या फिर टाइप किया है। इसको आप कैसे पता लगाते हो? इवेंट लिसनर के थ्रू पता लगाते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले इवेंट लिसनर। यहाँ पर आप क्या करते हो? कोड डेट लिसन फॉर एक्शंस, ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे समझने के लिए कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लिसन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन क्लिक लिसनर को फॉर बटन क्लिक्स, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग टाइपिंग के लिए अलग यूज करते हैं, ठीक है, या फिर स्वैप के लिए अलग यूज करते हैं, हम इवेंट लिसनर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा टच इवेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर टैप्स को, स्वैप को एंड पिंचेस को अलग अलग हैंडल करते हो, कि अगर टैप हुआ है तो आपको क्या करना है, या फिर स्वैप हुआ है तो आपको क्या करना है, या फिर पिंच हुआ है ना, वो आपको कैसे हैंडल करना है, इन सबको आप टच इवेंट के अंदर हैंडल करते हो। फिर आता है हमारा गेस्चर्स। यहाँ पर आपके एडवांस इंटरेक्शंस आ जाते हैं, लाइक आपने फ्लाइंग कर दिया, ठीक है, या फिर आपने जूम कर दिया, या फिर कोई गेस्चर डिटेक्टर। यहाँ पर आप क्या करते हो? गेस्चर डिटेक्टर का यूज करते हो इन सबको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे गेस्चर्स होते हैं जिन्हें आप, अभी हमने पढ़ा था सेकंड यूनिट के अंदर, गेस्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो गेस्चर्स को आप गेस्चर डिटेक्टर के थ्रू हेल्प से आप हैंडल करते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा हाउ टू इम्प्लीमेंट। आपको कुछ नहीं करना होता है, एक्सएमएल के अंदर आपको डिफाइन करने होते हैं व्यूज को विद आईडीज। जैसे कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इसकी आईडी ये है, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर आपने क्या करना होता है, व्यूज को आपने कुछ आईडीज के साथ डिफाइन डिफाइन कर दिया, ठीक है। और फिर उन आईडीज के ऊपर क्या कर दो भाई, आप लिसनर लगा दो, जिससे कि जो इवेंट्स हैं वो अकर हो सके, ठीक है। कॉटलिन या जावा के अंदर, ठीक है, अटैच लिसनर टू व्यूज, जो भी आपने व्यूज के अंदर आईडी दी थी उस आईडी पे क्या लगा दो, लिसनर्स को लगा दो। तो आई होप आपको क्लियर होगा, आपको ऐसे ही थ्योरी वाइज समझा कर आना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो इस यूनिट के तो आप मल्टी आइटम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है परसिस्टिंग डेटा यूजिंग एसक्यूएलआइट, ठीक है। मतलब कि आप बेसिकली जब भी आप ऐप को अपने ओपन करते हो, कोई भी डेटा को आप सेव करते हो, और जब आप अपने ऐप को बंद करते हो और फिर से आप ओपन करते हो, तो क्या आपका डेटा लॉस हो जाता है? नहीं होता, ठीक है। तो आप डेटा को, मतलब डेवलपर को डेटा को इस तरीके से सेव करना होता है कि डेटा कभी भी लॉस ना हो, अगर यूजर एप्लीकेशन को बंद कर दे उसके बाद भी, ठीक है। तो डेटा परसिस्टेंस मींस सेविंग डेटा सो इट्स अवेलेबल इवन आफ्टर द ऐप क्लोजेस, like saving notes in a notebook. In Android, SQLite is lightweight database for storing data locally, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा आपका लोकली स्टोर होता है, और अगर आप ऐप को बंद भी कर देते हो, ठीक है, तब भी आपका डेटा सेव होता है, ठीक है। तो आप SQLite का क्यों यूज करते हो? क्योंकि आपका जो SQLite है वो काफी लाइट वेट है, ठीक है, और ये हमारा एंड्रॉइड के अंदर बिल्ट है, तो यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये हमारा जो डेटा है उसे स्ट्रक्चर के अंदर सेव करके रखता है, ठीक है, लाइक टेबल्स के अंदर सेव करके रखता है, तो आपका डेटा बिल्कुल भी अनस्ट्रक्चर नहीं होता, उसे हैंडल करना इजी होता है, ठीक है। और ये लाइट वेट है। अब हाउ एसक्यूएलआइट वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक फाइल बन जाती है जिसके अंदर आपके जो सारी टेबल्स हैं वो स्टोर होती हैं, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। और आप उन पे ऑपरेशंस को कर सकते हो, जैसे कि आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एसक्यूएलआइट के अंदर, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन सबको आप परफॉर्म कर सकते हो जो भी आपने डेटा सेव किया टेबल्स के अंदर, ठीक है। और फिर आप एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर का यूज करते हो अगर आपको मैनेज करना है डेटाबेस क्रिएशन एंड क्वेरीज को, ठीक है। तो ऐसे एसक्यूएलआइट जो है काम करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है कि स्टेप्स टू यूज एसक्यूएलआइट, आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ डेटाबेस हेल्पर क्लास, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको डेटाबेस हेल्पर क्लास को क्रिएट करना है, जिसको आप मतलब कि एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास को एक्सटेंड करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो भी एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो अपनी क्लास के अंदर एक्सटेंड करने के बाद। ठीक है, फिर डिफाइन टेबल्स इन ऑन क्रिएट। ठीक है, ऑन क्रिएट से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर राइट मेथड्स फॉर क्रड ऑपरेशंस, फिर आपको अपने मेथड्स को फंक्शंस को जो लिखना है अपने क्रड ऑपरेशंस के लिए आप लिख सकते हो। और एक्सेस फ्रॉम एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब कि आप स्क्रीन से उन्हें एक्सेस कर पाओ, डायरेक्टली आप बटन्स क्लिक करो और उन्हें आप एक्सेस कर पाओ, वो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हमारे जो स्टेप्स होते हैं एसक्यूएलआइट के लिए डिफाइन होते हैं कि ऐसे वो काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसक्यूएलआइट को आप कैसे यूज कर सकते हो। इन स्टेप्स को बस आपको याद रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको डेटाबेस हेल्पर क्लास को क्रिएट करना है एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास को एक्सटेंड करके। फिर आपको ऑन क्रिएट के अंदर अपनी टेबल्स को डिफाइन करना है। फिर आपको मेथड्स को डिफाइन करना है अपनी जो भी क्रड ऑपरेशंस के लिए आपने बनाए हैं। और फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम स्क्रीन। ठीक है, अब हमारा एक पीवाईक्यू आया हुआ था 10 मार्क्स के अंदर कि वाई डेटा परसिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट एसक्यूएलआइट इन अ फ्लटर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एसक्यूएलआइट डेटा परसिस्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, सेव करता है यूजर के डेटा को सीमलेस यूज के लिए। ठीक है, और ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपको अगर इंटरनेट नहीं है उसके बिना भी आपका ऐप काम कर सकता है। और डेटा इंटीग्रिटी रहती है कि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो डेटा पे, उसके पहले जो डेटा था उसके बाद जो डेटा था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, लॉस नहीं होता आपका डेटा। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, लोकल स्टोरेज इज फास्टर देन क्लाउड और फॉर स्मॉल डेटा। ठीक है, हमारा जो क्लाउड का स्टोरेज होता है वो इंटरनेट के हिसाब से चलता है कि इंटरनेट आपका जितना तेज है उतनी तेज वो चलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका लोकल स्टोरेज होता है वो फास्टर होता है क्लाउड स्टोरेज से। ठीक है, बट अगर स्मॉल डेटा हो उसी के लिए। ठीक है, अब हम कैसे एसक्यूएलआइट को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लटर के अंदर, ये जल्दी से समझ लेते हैं, काफी इजी में आपको समझाया है। सबसे पहले हम देखें तो फ्लटर एक हमारा टूल है जिसके अंदर आप एप्स को बिल्ड कर सकते हो, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो या फिर आईओएस के लिए हो, एक ही कोड बेस से। मतलब आपको एक ही बार कोड लिखना होगा, वो आपका एंड्रॉइड के अंदर भी चल जाएगा, आईओएस के अंदर भी चल जाएगा। ठीक है, टू यूज एसक्यूएलआइट इन फ्लटर वी यूज अ हेल्पर टूल कॉल्ड एसक्यूएफ लाइट। ठीक है, आप एसक्यूएफ लाइट का यूज करके फ्लटर के अंदर एसक्यूएलआइट को यूज कर सकते हो, यही मेन चीज है। ठीक है, यही आपको सबसे मेन बतानी है। विच एक्ट लाइक अ लाइब्रेरियन मैनेजिंग अ डिजिटल नोटबुक। ठीक है, जैसे कि आपका एक लाइब्रेरियन है वो डिजिटल नोटबुक को मैनेज करता है ना, वैसे ही आपका ये जो हेल्पर टूल है एसक्यूएफ लाइट, वो आपको यहाँ पर मैनेज करके देता है एसक्यूएलआइट को फ्लटर के अंदर। ठीक है, फिर हमारा आता है सबसे पहले आप कैसे इसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फाइल मिल जाती है आपको पीयूबी पब्लिक स्पेसिफिकेशन .yaml, जिसके अंदर आपको ये डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। ठीक है, एसक्यूएफ लाइट के लिए और पाथ के लिए। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, डेटाबेस हेल्पर क्रिएट करना है। ठीक है, डिफाइन अ क्लास टू मैनेज एसक्यूएल लाइट डेटाबेस क्रिएशन एंड क्वेरीज। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आपने क्लास यहाँ पर भी क्रिएट करी थी वही आपको जो क्लास है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, हेल्पर क्लास जो आपने पहले एक्सटेंड करा के करी थी ना एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर को, वैसे ही आपको यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद फिर हमारा आता है यूज इन फ्लटर ऐप। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो फ्लटर ऐप के अंदर, कॉल द हेल्पर फ्रॉम अ विडजेट टू सेव टास्क। ठीक है, आपको क्या करना है, विडजेट से जो भी फ्लटर के अंदर होते हैं उसके उससे आपको क्या करना है, जो भी आपकी हेल्पर क्लास है उसे आपको कॉल करना है और आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम की स्टेप्स एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपको काम करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है विथ टेबल्स। फिर आपको क्रड मेथड्स को लिखना है, जैसे हमने पहले देखा था एसक्यूएलआइट को यूज करते हैं। ठीक है, जो भी आपके करंट मेथड्स हैं, इंसर्ट, क्वेरी, अपडेट, डिलीट, इन सबको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको जो भी आपके एसिंक्रोनस ऑपरेशन है जो कि आपके एसक्यूएलआइट एंड फ्लटर के अंदर असिंक कर रहे हैं, उनको आपको अच्छे से हैंडल करना है। ठीक है, कि वो कैसे काम करेंगे, उनके लिए आपको अलग अलग मेथड्स लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको एसक्यूएफ लाइट को यूज कर लेना है। ठीक है, मतलब आपको डिपेंडेंसीज मतलब ऐड कर देनी है, फिर आप बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे आपका एसक्यूएलआइट के अंदर होता है। ठीक है, अब डेटा परसिस्टेंस इज क्रिटिकल फॉर यूजर रिटेंशन एंड ऑफलाइन फंक्शनैलिटी। ठीक है, यूजर का रिटेंशन बढ़ता है इससे और यूजर की ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और फ्लटर की बात करें तो एसक्यूएलआइट या एसक्यूएफ लाइट प्रोवाइड अ लाइट वेट इफिशिएंट वे टू स्टोर डेटा। ठीक है, फ्लटर के अंदर आप एसक्यूएफ लाइट का यूज करके इसे यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लाइट वेट के अंदर डेटा को अच्छे से इफिशिएंट वे में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा अच्छे से आपको क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, बस इन स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है,
और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा एक और पीवाईक्यू आया हुआ था इस टॉपिक के रिलेटेड कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डिजाइन करना है जो कि मैनेज करता हो पर्सनल फाइनेंसेस को। जैसे कि आपको एक बजट ऐप जो है वो डिजाइन करना है जिसके अंदर आप ये रख सको कि किस बंदे ने कितना एक्सपेंस किया, कितना इनकम हुई, ठीक है, उसको पूरा बजट प्लानर एक आपको मतलब डिजाइन करना था, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू विल इम्प्लीमेंट डेटा परसिस्टेंस यूजिंग एसक्यूएल लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताना था कि आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे एसक्यूएल लाइट का यूज करके डेटा परसिस्टेंट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स थे, ठीक है। आप इसको मतलब लिख कर आ सकते हो इसके अंदर, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइनिंग एन एंड्रॉयड ऐप फॉर पर्सनल फाइनेंसेस, ठीक है, जिसका हम नाम रख रहे हैं मनी मैनेजर, ठीक है। हम एक ऐसा एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं जो कि पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। और इसका हम क्या नाम रख रहे हैं, मनी मैनेजर। जो मनी मैनेजर ऐप है वो यूजर को हेल्प करेगा ट्रैक करने में देयर मनी लाइक डायरी, ठीक है। मतलब कि फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस फीचर्स लाइक इसके अंदर क्या क्या होंगे, आप इसके अंदर ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हो कि आपने कितना एक्सपेंड किया या फिर कितना अर्न किया, कहाँ से किया, ये सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आप एक समरी देख सकते हो, ठीक है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कितने आपने ट्रांजेक्शन किया और टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है। और फिर आप सेट कर सकते हो अपने बजट को जिससे कि आप स्पेंडिंग की लिमिट रख सको कि भाई इतना मेरा बजट है 3,000 का महीने का, और अगर आपके खर्चे उससे ऊपर जा रहे हैं तो आप उसके अंदर लिमिट सेट कर सको कि इससे ऊपर खर्चे ना जाएं, या फिर आप उसके हिसाब से काम कर सको, ठीक है। तो ये हमारी सारे फीचर्स होंगे उसके अंदर, आई होप आपको क्लियर होगा। फिर हमारा आता है ऐप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो एप्स यहाँ पर आपने फीचर्स तो बता दिए, अब आपके ऐप का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास होगी मेन स्क्रीन, ठीक है, जिसके अंदर मतलब यूजर देख सकता है कि भाई उसने कितने ट्रांजेक्शन किए, कितना एक्सपेंस किया, कहाँ पर उसने अर्न किया, ठीक है, वो सारी चीजें वो उसको देखने को मिल जाएगी। फिर वहीं पर हम एक प्लस का आइकन रख देंगे जिसके अंदर वो जैसे ही क्लिक करेगा वो एक ट्रांजेक्शन स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएगा जहां पर वो एक फॉर्म उसे मिल जाएगा जहां पर वो अमाउंट को एंटर कर सकता है और कहाँ पर उसने एक्सपेंड किया या फिर अर्न किया वो लिख सकता है, ठीक है। और उसके साथ जब भी वो ऐड करेगा उसके साथ उसकी डेट टाइम वगैरह भी मेंशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा बजट स्क्रीन जहां पर आप सेट कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो मंथली बजट को, ठीक है। तो ये हमारे ऐप का स्ट्रक्चर होने वाला है, आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ये हमारे फीचर्स भी क्लियर हो गए। अब यहाँ पर है स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट एसक्यूएलआइट इन मनी मैनेजर। आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे एसक्यूएलआइट को मनी मैनेजर मैनेजर के अंदर। हमारी जो मेन स्क्रीन है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ट्रांजेक्शन स्क्रीन है उसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर्म को क्रिएट करोगे जिसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होंगी। एक तो आपकी अमाउंट की फील्ड होगी, ठीक है, जैसे कि आपने $50 खर्च किए तो वो, ठीक है। फिर आपकी कैटेगरी की होगी, फिर जिसके अंदर आप बताओगे कि आपने किसके ऊपर खर्चा किया, लाइक आपने क्लोथ बाय किया, ठीक है। फिर आप डेट, देन आपका आएगा टाइप, ठीक है, कि आपने कौन सा एक्सपेंस किया या फिर आपने क्या अर्न किया। मतलब दो ही तो टाइप हो सकते हैं, या तो एक्सपेंस या फिर इनकम, ठीक है। दो आपके यहाँ पर होंगे। तो आपको इन फील्ड्स के टाइप में ये ना आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यही आपकी जो फील्ड्स है वो रहने वाली है और आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी ट्रांजेक्शन नाम से, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान द डेटा स्टोरेज, यूज एसक्यूएलआइट टू क्रिएट अ टेबल लाइक ट्रांजेक्शन विद कॉलम्स, ठीक है। आपने यहाँ पर डेटा स्टोरेज भी प्लान कर लिया कि आपका डेटा स्टोरेज कैसे रहने वाला है। टेबल का नाम रख दिया हमने ट्रांजेक्शन, और सारे कॉलम्स रख दिए कि आपने एक उसकी आईडी रख दी, अमाउंट रख दिया, कैटेगरी रख दी, डेट एंड टाइप, ये सारी चीजें आपने मेंशन कर दी, ठीक है। आईडी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको पता चल जाए कि कॉलम यूनिक क्यों है, ठीक है, उसका यूनिकनेस बनी रहेगी आईडी से, ठीक है। और फिर आता है हमारा सेव ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हम आईडी से क्या कर सकते हैं, उसे क्रिएट ओ क्या बोलते हैं अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईडी। फिर आता है हमारा सेव ट्रांजेक्शन, यहाँ पर हमने डेटा स्टोरेज के लिए प्लान कर लिया। अब आपके जो ट्रांजेक्शन है कैसे सेव होगी, ठीक है। तो व्हेन द यूजर एड अ ट्रांजेक्शन द ऐप राइट इट टू द ट्रांजेक्शन टेबल इन एसक्यूएलआइट, ठीक है। तो जैसे ही यूजर अपनी जो ट्रांजेक्शन है वो ऐप के अंदर लिखेगा, तो हमारा जो ऐप है वो क्या कर देगा, ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर वो भी वो जो सारी फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन थी वो सेव कर देगा एसक्यूएलआइट डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमारा फोर्थ आता है शो ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक देखो इतना हो गया हमारा कि हमने यहाँ पे डेटा स्टोरेज प्लान कर लिया, हमने ट्रांजेक्शन को सेव करवा दिया। अब यूजर को ट्रांजेक्शन हमें दिखानी भी तो है, तो कोई हमारा ऐसा भी तो होगा जो ट्रांजेक्शन को रीड करेगा। तो मेन स्क्रीन जो है रीड कर रही होगी ट्रांजेक्शन टेबल को, और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उन्हें वो एक लिस्ट के अंदर शो करा रही होगी, ठीक है, मेन स्क्रीन पर। जैसे कि वो दिखा रही है कि $20 आपने ट्रेवल में खर्च किए 26 जनवरी को, और आपने $5 कॉफी में खर्च किए 7 जनवरी को, ठीक है।
और यहाँ पर आपकी एक स्क्रॉलेबल लिस्ट होगी कि आप उसे स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये हमारा फोर्थ तक। अब हमारा आएगा एडिट और डिलीट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यूजर जो है अपने ट्रांजेक्शन को अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप एंड एसक्यूएल लाइट जो है उसे वो अपडेट करेगा टेबल को। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया, सारे हमने स्टेप्स क्लियर कर दिए। ठीक है, और आप ये स्टेप अगर आप ना लिखना चाहो, डायरेक्टली आप स्टैंडर्डाइज बन के रहना चाहो, तो आपने डायरेक्टली ये जो हमारे 4 स्टेप्स है आप इन्हें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा आता है वाई एसक्यूएल लाइक सेव डेटा परमानेंटली सो ट्रांजेक्शन डोंट डिसअपियर। और आप ये वर्क ऑफलाइन भी कर सकते हो, अनलाइक क्लाउड स्टोरेज, फास्ट फॉर स्मॉल डेटा। ठीक है, तो ये हम इसके लिए एसक्यूएल को हम यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैकेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखो पैकेजिंग का मतलब होता है कि आप अपने ऐप को क्या कर रहे हो, एक फाइल के अंदर क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपने एक फाइल, जैसे कि आप एपीके होता है ना कि किसी बंदे को आप भेजते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके अंदर कोड भी होता है, उसके अंदर सारी उसकी फंक्शनैलिटी होती है, उसके अंदर डिपेंडेंसी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, वो एक फाइल के अंदर ही होती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, पैकेज करते हैं। जैसे कि हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम सारी चीजों को पैक करके देते हैं ना, वैसे उसी को हम कहते हैं पैकेजिंग। और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप ऐप को रिलीज करते हो कि भाई हमारा जो यूजर्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग मीन्स प्रिपेयरिंग द एंड्रॉयड ऐप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइक गूगल प्ले स्टोर के लिए आपने पैकेज किया। ठीक है, फिर हमारा आता है डिप्लॉयमेंट इज रिलीजिंग टू इट टू यूजर्स। ठीक है, रिलीज करना यूजर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट कहते हैं। पैकेजिंग एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर अच्छे से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हमारा पीवाईक्यू आया था 10 मार्क्स का कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग एंड डिप्लॉइंग एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन, व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस बताना है पैकेजिंग और डिप्लॉयमेंट का, और फिर आपको चैलेंजेस बताने कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो है कोड कंप्लीशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका कोड रह रहा है उसे भाई कंप्लीट करो, अपने यूआई को, लॉजिक को क्या करो, टेस्ट करो कि आपका यूआई अच्छे से काम कर रहा है, आपका एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहा है। टेस्टिंग एंड कोड कंप्लीशन सबसे पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। अब क्या करो, आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाकर आप एपीके या फिर एएबी साइंड फाइल बनाओ। ठीक है, जिसके अंदर आप एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड पैकेज एंड एएबी का मतलब होता है एंड्रॉइड ऐप बंडल। एपीके हमारा होता है सिंगल फाइल जिसके अंदर ऐप का सारा कोड, रिसोर्सेज, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और ऐप बंडल जो हमारा ए एंड्रॉइड ऐप बंडल होता है, ये हमारा मॉडर्न फॉर्मेट है जो कि प्ले स्टोर के अंदर यूज होता है। अगर आप प्ले स्टोर पे ऐप को अपलोड करते हो तो आप ए फाइल पे ए बी फाइल के अंदर अपलोड करते हो, जिससे कि आपका जो ऐप का साइज है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, और आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर बिल्ड के अंदर जाकर जनरेट साइंड बंडल के अंदर जाकर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे ये क्रिएट होता है। और साइंड मतलब कि यहाँ पर लिखा है ना जनरेट साइंड बंडल या एपीके, तो साइंड का मतलब होता है कि आप ऐप को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिजिटल की का यूज करते हो। ठीक है, जहां पर आपका जो क्रिएट है वो जो की है वो क्रिएट हो जाती है, और आपका जो ऐप है वो सिक्योर रहता है। तो हमेशा आपको जो साइंड बंडल या फिर एपीके को क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। अब थर्ड आता है, आपको अपने ऐप को ऑप्टिमाइज करना होता है। जो भी अनयूज्ड कोड है या फिर रिसोर्सेस हैं उन्हें आपको कंप्रेस करके रखना है, जिससे कि आपका जो साइज है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, और आपको जो अपना एप्लीकेशन है उसे मल्टीपल डिवाइस एंड एमुलेटर्स के पास क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाई हमारा ऐप हर एक डिवाइस के अंदर अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसे अपलोड कर देना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा उसका अकाउंट, और फिर आपको $25 आपके लगेंगे गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के, वो आपको अपलोड करना है। फिर आपको क्या करना है, ऐप की सारी डिटेल्स को अपलोड करना है, लाइक उसके अंदर जो भी नेम, डिस्क्रिप्शन, डेवलपर रोल और जो भी हमारा स्क्रीनशॉट है, वो सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, फिर क्या करो, उसके रिव्यू के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 से लेकर 7 दिन तक। जैसे वो रिव्यू हो जाएगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन को। फिर आपको क्या करनी है, बेटा टेस्टिंग करनी है। बेटा टेस्टिंग में क्या होता है, आप 12 से 15 यूजर्स को क्या करते हो, अर्ली एक्सेस देते हो अपने ऐप का, जो कि उसे यूज करते हैं 15 दिन तक। ठीक है, और फिर आप अपने जो फीडबैक के हिसाब से अपने ऐप को मतलब चेंज करते हो, और फिर आप उसे रिलीज करते हो, देन आप मॉनिटर करते हो। ठीक है, रिलीज ऑल द यूजर आफ्टर अप्रूवल, मॉनिटर क्रैशेस विया प्ले कंसोल्स एनालिटिक्स। ठीक है, आप जब प्ले स्टोर के लिए अकाउंट बनाते हो प्ले कंसोल का,
तो आपको ना वहां पर पूरा जो अकाउंट है उसके अंदर एनालिटिक्स वगैरह देखने को मिल जाती है, कितने एप्स डाउनलोड हुए, कितने लोगों के पास ऐप का क्रैश हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप उस एनालिटिक्स की हेल्प से अपने ऐप को और इम्प्रूव कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे चैलेंजेस आते हैं जब हम ऐप को पैकेट करते हैं या फिर हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्पेटिबिलिटी, कि हमारे जो ऐप है वो बहुत सारे वर्जन या फिर डिवाइसेस पे अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, ये कॉम्पेटिबिलिटी आती है। फिर आता है रिव्यू प्रोसेस, अगर प्ले स्टोर से आपकी जो आपने जो भी मतलब ऐप को सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, पॉलिसी वायलेशन आ जाता है, तो ये हमारा एक बड़ा चैलेंज होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो आपका जो डेटा है वो आपका जो मतलब आपको अपने जो डेटा है ऐप के अंदर उसे प्रोटेक्ट करना होता है कि उसकी पायरेसी ना हो और उसकी टेम्परिंग ना हो। ठीक है, ऐप साइजेस मतलब कि आपको हमेशा, अगर जैसे आप लो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आपको अपने जो ऐप का साइज है उसे हमेशा रिड्यूस रखना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके ऐप का साइज बहुत बड़ा होगा तो वो लो स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस इशू, मतलब कि बहुत सारे आपको रिलीज के बाद देखने को मिल रहे हैं बग्स या फिर क्रैशेस, तो वो एक इशू हो सकता है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस थे। आई होप आपको मतलब पढ़ के ही समझ में आ रहे होंगे कि क्या होते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट देखी है ना, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक की इंटरेक्शन विद सर्वर साइड एप्लीकेशन। ठीक है, तो सर्वर साइड एप्लीकेशन हमारी कौन सी होती है? ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमारे इंटरनेट से डेटा को ले रही हैं। ठीक है, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, मोबाइल एप्स ऑफ्टन कनेक्ट टू सर्वर टू फेच और सेंड डेटा। ठीक है, हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कनेक्टेड रहते हैं सर्वर से, उन्हें डेटा चाहिए या फिर डेटा को सेंड करना है। ठीक है, जैसे कि एक न्यूज एप्लीकेशन है जो कि हमारी क्या करती है, हमेशा सर्वर से कनेक्टेड रहती है कि न्यूज के आर्टिकल्स को फेच करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी न्यूज एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट से सर्वर से मतलब कि क्या कर रही है, न्यूज को फेच कर रही है और फिर एप्लीकेशन के अंदर शो करा रही है। तो ये हमारी होती है सर्वर साइड एप्लीकेशन। सर्वर स्टोर यूजर प्रोफाइल पोस्ट एंड प्रोसेस रिक्वेस्ट लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्वर जो है हमारा स्टोर करके रखता है सारे डेटा को। ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है उसे वो प्रोसेस करता है और आपको डेटा दे देता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर देता है। तो देखो सर्वर, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में यूजर की प्रोफाइल एंड पोस्ट जो होती है सारी सर्वर पे स्टोर होती हैं। जैसे ही यूजर यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करता है या फिर लॉग इन करता है, रिक्वेस्ट करता है अपनी यूजर प्रोफाइल के लिए, तो जो सर्वर है उसे वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और आपको रिस्पॉन्ड में यूजर प्रोफाइल प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब हमारा आता है ये काम कैसे करता है। सबसे पहले इसके अंदर मेन होती है एपीआई। ठीक है, एपीआई सबसे मेन होती है कि आप यहाँ पे एप्स को यूज करते हो रेस्ट या फिर ग्राफ क्यूएल एपीआई का टू कम्युनिकेट। ठीक है, मतलब कि आप इसके अंदर गेट पोस्ट इसका यूज करते हो कि आप रिक्वेस्ट करते हो, सर्वर उसे प्रोसेस करता है और आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और रिस्पॉन्ड को भी फिर आपको हैंडल करना होता है। ठीक है, फिर आती है हमारी लाइब्रेरी। यहाँ पर आप रेट्रोफिट या फिर ओके एचटीटीपी का यूज करते हो एंड्रॉइड के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, लाइब्रेरीज आप यूज करते हो, एपीआई और लाइब्रेरी दोनों का यूज करते हो अगर आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करना है। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं अगर आपको सर्वर साइड इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको नेटवर्किंग टूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको इंस्टॉल अ हेल्पर टूल इन द एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा हेल्पर टूल होता है रेट्रोफिट एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, सर्वर साइड एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। एडेड यूजिंग अ सेटिंग फाइल ग्रेडल। ठीक है, मतलब आप सेटिंग फाइल के अंदर उसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो फिर। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब आपने रेट्रोफिट को इंस्टॉल कर लिया, ग्रेडल्स के अंदर आपने उसे ऐड भी कर दिया। अब जो रेट्रोफिट है आपके लिए इजी बना देगा रिक्वेस्ट को सेंड करना और आंसर को गेट करना फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, रेट्रोफिट का बस इतना काम होता है, अब ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो फिर आप भी कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो रेट्रोफिट बस एक हमारा हेल्पर टूल है जो कि आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने एपीआई के एंड पॉइंट्स को डिफाइन करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एकदम करेक्ट जाए, कोई भी रिक्वेस्ट गलत ना जाए कि सर्वर उसे अच्छे से प्रोसेस ही ना कर पाए। ठीक है, तो द टेल द ऐप एग्जैक्टली व्हाट टू आस्क द सर्वर। ठीक है, जैसे कि हमारा न्यूज एप्लीकेशन है जिसने डाल रखा है कि भाई हमें आर्टिकल्स ही पूछने हैं। ठीक है, तो आपने एंड पॉइंट क्रिएट कर रखा है आर्टिकल्स, फॉर न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है, ऐसे आप यूजर प्रोफाइल के लिए अलग एंड पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, पोस्ट के लिए अलग एंड पॉइंट बना सकते हो। अब आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वहां से वो जेसन फॉर्मेट के अंदर आता है ज्यादातर। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो जो हैंडल है उस रिस्पॉन्स को करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करोगे, जो हमारा ऐप है वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा नोट इनटू समथिंग इट कैन यूज। ठीक है, जैसे कि आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर आया कि यूजर। ठीक है, और ऐसे आपका यूजर आया लाइक कृष्णा। ठीक है,
तो आपको दिखाना है कि यूजर हमारा कृष्णा है, तो आपको यहाँ से डेटा को उठाना पड़ेगा और यूजर की प्रोफाइल पे शो कराना पड़ेगा। तो ऐप ही है जो हमारे नोट्स को इसको ट्रांसलेट करेगा जिससे कि हम उसे यूज कर पाए। ठीक है, लाइक टर्निंग अ लिस्ट ऑफ हेडलाइंस इनटू टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आपको आर्टिकल्स में पूरी हेडलाइंस की लिस्ट मिल गई, तो आपको एक एक करके स्क्रीन पे उसे शो कराना है। ठीक है, तो ऐप का काम है उसे शो कराना। ठीक है, फिर हमारा आएगा, अगर उसके अंदर कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी नो इंटरनेट, अगर लाइक हम एरर मान रहे हैं कि हमारे पास यूजर के पास इंटरनेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए प्लान करके रखना है। ठीक है, एरर हैंडलिंग अच्छे से करनी है। जैसे कि अगर आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, तो या तो ऐप हमारा जो भी आपके पास डेटा सेव है उस कॉपी को दिखा सकता है, या तो फिर अब मैसेज शो करा कर सकता है कि नो कनेक्शन ट्राई अगेन। कहीं कहीं लिख कर आता है ना कि नो कनेक्शन ट्राई अगेन, आप डेटा ऑन करो ऐसे करके। तो आप वो या तो मैसेज शो करा सकते हो, या तो आपने कैचे के अंदर जो भी डेटा सेव करा हुआ है लोकली उसे आप शो करा सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन के लिए। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वर साइड एप्लीकेशन से इंटरेक्शन होता है। सबसे मेन इसके अंदर क्या था हमारा, रेट्रोफिट, जो कि हमारा हेल्पर टूल है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं और ग्रेडल के अंदर ऐड करते हैं अगर हमें इजीली कम्युनिकेट करना है सर्वर के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजिंग गूगल मैप्स, जीपीएस एंड वाईफाई। ठीक है, इससे पहले हम जीपीएस का बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था थर्ड यूनिट के अंदर, तो आप वहां से भी अच्छे से समझ सकते हो। तो गूगल मैप्स इन एंड्रॉइड कैसे, 2 मार्क्स के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, गूगल मैप्स एपीआई लेट एप्स शो मैप्स, एडेड मार्कर और कैलकुलेट रूट। ठीक है, गूगल मैप्स की एक एपीआई आती है। ठीक है, जिसे आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, जिससे कि वहां पर वो आपको मैप शो कराएगा। ठीक है, और आपको मार्कर्स ऐड करने की फंक्शनलिटी देगा कि आपको कहीं पर अगर, जैसे कि आपको कहीं पर आप गए, ठीक है, मंदिर के अंदर कोई आपको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि दिस मंदिर इज वेरी गुड। या फिर आप कहीं कैफे में गए, वहां पर आपको कोई चीज अच्छी लगी, तो वहां पर मार्कर ऐड कर सकते हो कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और फिर आता है कैलकुलेट रूट, आपको यहाँ से लेकर जहाँ कहीं पर जाना है तो उसका कैलकुलेट रूट को कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, आपको शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करा देगा गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप की जो एपीआई है वो। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यूज डिस्प्ले लोकेशन, नेविगेट और शो नियर बाय प्लेसेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है गूगल मैप जो है। ठीक है, सेटअप कैसे करते हैं, आप गूगल मैप की एसडीके को ग्रेडल्स के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, अपनी सेटिंग्स के अंदर ऐड करते हैं गूगल मैप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को, और एपीआई को गेट एपीआई की फ्रॉम गूगल क्लाउड, और गूगल क्लाउड से आप एपीआई की को लेते हो जिसके जिसके थ्रू आप गूगल मैप्स को यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब जीपीएस इन एंड्रॉइड की बात करें तो हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से इसकी एपीआई आपको मिल रही होती है। ठीक है, और हमारा जो है ये जीपीएस आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि आप यूजर की पोजीशन निकाल पाओ। ठीक है, ग्लोबली। तो यूज लोकल मैनेजर। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर एपीआई होती है लोकल मैनेजर, जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रैक करने के लिए यूजर लोकेशन को। और इसके अंदर चैलेंजेस ये आते हैं कि बैटरी बहुत लेता है और प्राइवेसी परमिशन आपको पहले यूजर से लेनी पड़ेगी, आप ऐसे ही नहीं यूजर की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है वाईफाई एंड एंड्रॉइड, ये भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया था, और ये जीपीएस वाला भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो वाईफाई क्या होता है, हमारे एनेबल करता है इंटरनेट एक्सेस फॉर एप्स। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा इंटरनेट एक्सेस है वो वाईफाई तो एनेबल करता है। तो इसका रोल क्या होता है, ये डेटा को फैच करता है और सर्वर के साथ सिंक करता है और अनेबल करता है कैचिंग को। ठीक है, वाईफाई इतना सारा काम करता है, मतलब आपके डेटा को फैच करने का भी काम करता है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू तो होगा। ठीक है, और आपके सर्वर के साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो आपके ऑपरेशन आप कर रहे हो उसे सिंक करता है, सिंक्रोनाइज वे में करता है, और कैचिंग को भी अनेबल करता है कि ये लोकली डेटा स्टोर हो सके। ठीक है, और एपीआई की बात करें तो यूज वाईफाई मैनेजर टू चेक कनेक्टिविटी और स्कैन नेटवर्क्स, आप एंड्रॉइड के अंदर वाईफाई मैनेजर का यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्या ये पॉसिबल है कि आप गूगल मैप्स के अंदर नोट्स को ऐड कर सको, ठीक है, मार्कर्स को ऐड कर सको। हाँ, कर सकते हो। कैसे, इट इज पॉसिबल टू ऐड नोट्स यूजिंग गूगल मैप्स एपीआई इन एंड्रॉइड। ठीक है, यूज मार्कर ऑप्शन टू ऐड मार्कर विद द टाइटल और स्निपेट। ठीक है, आप मार्कर ऑप्शन का यूज कर सकते हो अगर आपको गूगल मैप के अंदर मार्कर्स को या फिर नोट्स को ऐड करना है। ठीक है, जहां पर जैसे कि आप किसी कैफे के अंदर गए, आपको कोई कॉफी पसंद आई, आपने नोट कर दिया कि यहाँ की जो कॉफी है ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो गूगल मैप्स के अंदर, ठीक है, नोट्स को।
अब हमारा एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज लोकेशन बेस्ड सर्विस एंड हाउ डज इट वर्क। अब लोकेशन बेस्ड सर्विस क्या होती है और वो कैसे काम करती है, ठीक है। लोकेशन बेस्ड सर्विस मतलब कि जैसे कि आप रैपिड आप यूज करते होंगे, ठीक है, तो वो एक रैपिड, वो हमारी एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है। आप लोकेशन के थ्रू ही तो सर्विस मिल रही है आपको, ठीक है। एलबीएस यूजेस अ डिवाइस लोकेशन टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस, ठीक है। तो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं वो डिवाइस लोकेशन का यूज करती हैं। अब आपके अंदर तो जीपीएस फिट नहीं करती, ठीक है, आपके फोन के अंदर जीपीएस फिट करती है। तो डिवाइस लोकेशन का यूज करती है और आपको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे कि फेसबुक जो है आपका डिवाइस सर्विस, डिवाइस का लोकेशन देखता है और आपको नियर बाय के जो भी एड्स हैं वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। या फिर आपके जो रैपिडो है वो आपकी डिवाइस की लोकेशन को देखता है और आपके नियर बाय जो राइडर्स हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करवाता है आपको, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेविगेशन। जैसे कि आप नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हो, लोकेशन बेस्ड ऐड के लिए आप फेसबुक का ऐड करते हो, या फिर आप नियर बाय प्लेसेस के लिए येल ऐप करके हमारा ऐप आता है, उसे आप यूज करते हो, ठीक है। ये हमारी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज है। अब ये काम कैसे करती है एंड्रॉइड के अंदर, सबसे पहले क्या करती है, लोकेशन को डिटेक्ट करती है। यूजेस एपीआई लाइक फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर या फिर लोकेशन मैनेजर, ऐसी एपीआई का यूज करती है जिससे कि वो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाता है, ठीक है, जो भी आपका डिवाइस है उसका। और ये क्या करती है, जीपीएस वाईफाई एंड सेलुलर टावर डाटा को क्या करती है, कंबाइन करती है। जीपीएस का यूज करती है, वाईफाई का यूज करती है, आपके डेटा का यूज करती है, जिससे कि आप उसे एक्यूरेसी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा परमिशन। अब यूजर से जो है एक्सेस फाइंड लोकेशन के थ्रू जो है आपसे परमिशन ले ली जाती है कि आप जीपीएस का, आपका जो जीपीएस है उसे वो यूज कर पाए, ठीक है। तो जैसे ही अगर यूजर उसे क्लिक करता है अलाउ, तो यूजर का कंसेंट उसे मिल जाता है और वो यूजर की जो लोकेशन है उसे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सर्विस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपने एप्लीकेशन के अंदर गूगल मैप की एपीआई को यूज करते हो, जिससे कि आपको लोकेशन शो करा सकते हो, रूट्स को शो करा सकते हो, ठीक है, डेटा को फैच कर सकते हो सर्वर से। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप सर्विस इंटीग्रेट कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आप अगर कोई सर्विस इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे कि कोई डेटिंग ऐप है, ठीक है, जो कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर जो भी आपके मैच हो रहे हैं वो आपको दिखाता है, ठीक है। तो आप ऐसी सर्विस ऐड कर सकते हो। या फिर कोई जैसे रैपिडो है, वो आपके आसपास के राइडर्स दिखाता है। तो ऐसी सर्विस आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेशन को डिटेक्ट करना पड़ेगा, यूजर की परमिशन लेनी होगी, फिर आप सर्विस ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है कि भाई जीपीएस बैटरी बहुत लेता है, तो आपको मिनिमाइज करना है उसे, ठीक है, लो पावर मोड्स पे यूज करना है। कैचे लोकेशन फॉर ऑफलाइन यूज, ठीक है, ऑफलाइन यूज के लिए आपको कैचे लोकेशन का यूज करना है। ऐसे हमारा लोकेशन बेस्ड सर्विसेज काम करता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन विद सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, ठीक है। ये भी हमने पहले पिछली यूनिट के अंदर पढ़ा था, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस के साथ हम कैसे यूज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो, हमारी कोई भी एप्लीकेशन है उसके अंदर हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन पे आपको डायरेक्टली पोस्ट को शेयर करना है, ठीक है, या फिर आपको देखना है कुछ, आप ट्विटर की जैसे आप ट्वीट्स देख रहे हो, ठीक है, तो फीड में आपके उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाए, तो आप ऐसे इंटीग्रेट करते हो उन्हें, ठीक है। तो उनकी कुछ एपीआईज होती हैं, एसडीकेस होती हैं, जिन्हें आप यूज करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और फिर आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग एप्स टू पर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ठीक है, फॉर लॉग इन, शेयरिंग और फैचिंग डेटा, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि आप किसी किसी एप्लीकेशन के अंदर आप डायरेक्टली फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से, ट्विटर से या फिर गूगल से आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वो आप क्या करते हो, अपने ऐप के अंदर कनेक्ट करते हो, ठीक है। आप उसे लॉगिन के लिए कर सकते हो, शेयरिंग के लिए कर सकते हो, या फिर डेटा को फैच करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारी फेसबुक की हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जिसे आप लॉगिन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर गूगल की है। तो यहाँ पे फीचर्स हमारे, जैसे आप लॉगिन, शेयरिंग, जैसे कि पोस्ट को आप डायरेक्टली इंस्टा पे शेयर कर सकते हो अपने एप्लीकेशन से, ठीक है, या फिर डेटा फेचिंग, शो ट्विटर फीड्स, ठीक है, आप उसी एप्लीकेशन के अंदर ट्विटर की फीड्स को देख सकते हो, ठीक है। कुछ न्यूज एप्लीकेशन होती हैं जो कि ट्विटर फीड्स को ऐड करती हैं कि ये न्यूज आई थी, इस बंदे ने ये ट्वीट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ट्विटर फीड्स हैं बहुत रिस्ट्रिक्ट करती हैं एपीआई कॉल्स को, आप मतलब एक दिन के अंदर शायद 2500 या फिर 2000 ही मतलब कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन होता है इसके अंदर, तो आपको लिमिट रखनी होती है उसके ऊपर। चैलेंजेस इसके अंदर ये आते हैं कि आपका जो सिक्योर ऑथेंटिकेशन आपको करना होता है, आप ओ ओथ ओथ का यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। और आपको रेट लिमिट्स रखनी होती है कि आपके ज्यादा जो ट्यूटर जैसे कि है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एपीआई कॉल्स को, तो आपको लिमिट्स रखनी है कि भाई एक दिन में आप 200 ही कर सकते हो, 300 ही फीड्स देख सकते हो, ठीक है। यूआई इंटीग्रेशन आपको अच्छे से करना है, ठीक है, मतलब आपको क्लियरली शो कराना है कि शेयर द पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आपको बटन्स वगैरह अच्छे से शो कराने पड़ेंगे कि यूजर को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का वो भी अच्छे से खत्म हो गया, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो, ठीक है। और आप यूनिट 4 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के साथ। तो अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अगर अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल रहा होगा।